बात करेंगे सबसे पहले राइजिंग राजस्थान की खबर के साथ, जहां जयपुर में 3 दिन तक चलने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। 11 दिसंबर तक चलने वाली समिट में 32 देशों के उद्योगपति और भारत के बड़े कारोबारी शामिल हो रहे हैं। उद्घाटन समारोह में दिए अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने प्रदेश के साथ साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तारीफ की है। रिपोर्ट देखिए। जब राजस्थान विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचेगा तो देश को भी नई ऊंचाई मिलेगी। राजस्थान निवेश के लिए बेहतरीन डेस्टिनेशन है। राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का उद्घाटन। पीएम मोदी ने की प्रदेश सरकार की जमकर तारीफ। भजनलाल जी जिस कुशलता और प्रतिबद्धता के साथ राजस्थान के तेज विकास में जुटे हैं वो प्रशंसनीय है। बोले आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव है राजस्थान। फार्म से लेकर फोर्ट तक राजस्थान के पास बहुत कुछ है। ये आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव है। ये तस्वीरें सीतापुर स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर की है, जहां पीएम मोदी ने 11 दिसंबर तक चलने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का उद्घाटन किया। Welcome to Rajasthan, the land of history. इस दौरान 32 देशों और भारत के बड़े कारोबारी शामिल हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी, लेकिन सबसे अहम रहा राजस्थान और प्रदेश सरकार को प्रोत्साहित करने वाला उनका ये बयान, जिसमें उन्होंने राजस्थान को राइजिंग के साथ साथ रिलायबल भी बताया। हमारी सरकार विकास भी विरासत भी इस मंत्र पर चल रही है और इसका बहुत बड़ा लाभ राजस्थान को हो रहा है। साथियों, राजस्थान राइजिंग तो है ही, रिलायबल भी है। इससे पहले जेईसीसी पहुंचने पर पीएम मोदी ने वहां प्रदर्शनी देखी और कपड़ों पर हैंड प्रिंटिंग की। सीएम भजनलाल शर्मा ने पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत किया और वीरता का प्रतीक चंदन की लकड़ी से बनी तलवार भेंट की। पीएम मोदी ने भी राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के आयोजन पर प्रदेश सरकार को शुक्रिया किया। मेरा हमेशा से विश्वास रहा है, राज्य के विकास से देश का विकास। जब राजस्थान विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचेगा तो देश को भी नई ऊंचाई मिलेगी। कठिन से कठिन लक्ष्य को पाने की इच्छा शक्ति, राष्ट्र प्रथम को सर्वोपरि रखने की भावना, देश के लिए कुछ भी कर गुजरने की प्रेरणा, ये आपको राजस्थान की रज रज में कण कण में दिखाई देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में राज्यों के विकास को देश के विकास के लिए अहम करार दिया। इससे पहले अपने स्वागत भाषण में सीएम भजनलाल शर्मा ने बताया कि समिट से पहले ही सरकार 35 लाख करोड़ के एमओयू अलग अलग कंपनियों से कर चुकी है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और उनका मार्गदर्शन से ही राज्य में पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन हो रहा है, जिसमें 32 देशों द्वारा भाग लिया जा रहा है। हमने राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में निवेशकों को प्रोत्साहन करने के लिए न केवल 10 नई महत्वपूर्ण नीतियां लागू की हैं, बल्कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में भी ठोस कदम उठाए हैं, जिसके फलस्वरूप राज्य में निवेश को लेकर एक अभूतपूर्व माहौल बना है। इस समिट के प्रारंभ होने से पूर्व ही 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू
संपादित किए जा चुके हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि अगले 2 दिन राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में क्या कुछ होने वाला है। 10 दिसंबर प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। दुनिया भर के राजस्थानी कारोबारी कॉन्क्लेव में एक मंच पर होंगे। दोपहर के बाद अलग अलग विषयों पर सेशन होंगे। यूएसए, सिंगापुर, मलेशिया, जर्मनी, कोरिया के प्रतिनिधि शामिल होंगे। 11 दिसंबर छोटे और मध्यम श्रेणी के उद्योगों के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी। एमएसएमई कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। चुनौतियों पर समाधान निकालने के लिए विस्तार से व्याख्यान दिए जाएंगे। शाम के समय जल महल पर समिट होगी। मेहमानों के एंटरटेनमेंट के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए जाएंगे। बॉलीवुड गायक सोनू निगम और रविंद्र उपाध्याय अपनी प्रस्तुतियां देंगे। बहरहाल 3 दिन तक चलने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट से प्रदेश को भारी निवेश मिलने की उम्मीद है, जिसका फायदा प्रदेश की जनता को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। State designed the Rising Rajasthan Global Investment Summit to beckon the investor community to this land of opportunities. तो जयपुर में 3 दिन तक चलने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया है। 11 दिसंबर तक चलने वाली इस समिट में 32 देशों के उद्योगपति और भारत के बड़े कारोबारी शामिल हो रहे हैं। वहीं समिट को लेकर प्रदेश के दिग्गज नेताओं का क्या कुछ कहना है, वो आप सुनिए। ये काम अपने स्टेजेस में बढ़ता ही रहता है और मैं समझती हूँ कि आज जिस मैंने जमीन पे आके पहुंचा है, प्रधानमंत्री जी ने खुद ने हमारे मुख्यमंत्री जी को इतने अच्छे मार्क्स दिए और इसका मतलब ये है कि पूरी सरकार ने मिलके जो क्या कहते हैं चेंज किया है आफ्टर गहलोत जी सरकार, जो उन्होंने चेंज लाया है वो फर्स्ट ईयर के अंदर ही अगर ऐसे रंग लाया। प्रधानमंत्री जी ने ये भी बताया है कि आगे अपन ये और कर सकते हैं, एमएसएमई को भी बढ़ा सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर उन कदमों पे चलेंगे अपनी सरकार उनकी, तो मैं समझती हूँ कि इसका पूरा एक व्हाट वुड यू कॉल इट फायदा हमारे पूरे राजस्थान को मिलेगा। डॉक्टर साहब, ये तो भजनलाल जी ने जो प्रयास किए हैं वो हम सब जानते हैं, बहुत प्रयास किए, उन्हीं के सत प्रयासों से ये सब संभव हुआ है। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा और बहुत बड़े बड़े उद्योगपति भी आए और उन्होंने भी राजस्थान की प्रशंसा की और डबल इंजन की सरकार की भी प्रशंसा की। निश्चित रूप से फलीभूत होगा, सफल होगा। देखिए, राजस्थान में जिस तरह की अपार संभावनाएं हैं निवेश को लेकर के, औद्योगिक विकास को लेकर के, राजस्थान जिन संभावनाओं के द्वार पर खड़ा है, सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने विस्तार के साथ में उस विषय को रखा है और मुझे पूरा भरोसा है कि सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से राजस्थान के संभावित निवेश को लेकर के जिस तरह से निवेशकों से आग्रह किया है और जिस तरह से सभी इंडस्ट्री कैप्टन्स ने भी, जिस तरह से कॉर्पोरेट कैप्टन्स ने भी जिस तरह से राजस्थान के लिए अच्छे शब्दों में आग्रह किया, कुमार मंगलम बिरला साहब ने, आनंद महिंद्रा साहब ने, अनिल मित्तल जी ने जिस तरह से राजस्थान में अपने निवेश के कमिटमेंट को दोहराते हुए दूसरे लोगों से भी राजस्थान में निवेश करने का आग्रह किया है, मैं ये मानता हूं कि इस बार इस राइजिंग राजस्थान में सारे कीर्तिमान ध्वस्त हो जाएंगे। हम देश के प्रधानमंत्री जी का, तमाम पधारे हुए इस समिट में भाग ले रहे तमाम उद्योगपतियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम चाहेंगे कि राजस्थान के अंदर उद्योगपतियों को उद्योग लगाने के लिए राज्य सरकार सुविधाएं दे और एक जो 12 महीने से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी हुई है उसके ऊपर जरूर कंट्रोल करने की आवश्यकता है, जिससे यहाँ आने वाले जो भी उद्योगपति बंधु हैं उनको यहाँ अच्छा वातावरण मिले, निर्भीक और निडरता के साथ में वो अपना व्यापार कर सकें। और चलिए अब बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की, जहां राहुल गांधी के जयपुर दौरे से कांग्रेस एक बार फिर से एक्टिव नजर आ रही है और जानकारों के माने तो कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है, जिसके लिए कांग्रेस ब्लैक पेपर जारी करेगी, जिसमें प्रदेश की सरकार की 1 साल की नाकामियों पर सरकार को घेरा जाएगा। इतना ही नहीं, उन योजनाओं पर भी बात होगी जिन्हें बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद बंद कर दिया था। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश सरकार को घेरने की तैयारी।
ब्लैक पेपर जारी करेगी कांग्रेस। सरकार की खामियां गिनाना मकसद। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जयपुर दौरे ने कांग्रेस में नई जान फूंक दी है। उपचुनाव में मिली निराशा से उभरते हुए अब नई रणनीति पर काम किया जा रहा है। जानकारों की माने तो कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेरने की तैयारी में है। इसके लिए बाकायदा ब्लैक पेपर जारी किया जाएगा, जिसके सहारे कांग्रेस सरकार की 1 साल के कामकाज की खामियां जनता तक पहुंचाएगी। इतना ही नहीं, उन जन कल्याणकारी योजनाओं का भी जिक्र किया जाएगा जिन्हें कांग्रेस के कार्यकाल में शुरू किया गया और बीजेपी ने सत्ता में आते ही बंद कर दिया। पहले तो 1 साल इनका पूरा हो रहा है, ये भी 1 साल की इनकी उपलब्धि बताएंगे, हम इनकी 1 साल की कमियां बताएंगे कि जो राजस्थान की जनता से इन्होंने झूठे वादे किए हैं और जिन पे खरे नहीं उतर रहे हैं। और अभी कल ही मैंने कहा था कि महिलाओं की, किशोरियों की सुरक्षा की बात करने वाले, अच्छे स्वास्थ्य की बात करने वाले, आज सैनिटरी जो नैपकिन उनको सरकार की तरफ से मिलता था, उड़ान योजना जो इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी योजना के तहत अशोक गहलोत जी ने शुरू की थी, उनके नैपकिन जो है पिछले 3 महीने से नहीं दिए जा रहे हैं और सरकार एकदम सोई हुई है। तो इस प्रकार की जो स्थिति सरकार की बन रही है, लगातार इश्यूज हम उठा रहे हैं। आज पीकेसी के शिलान्यास की बात आ रही है, जो शुरुआत हमने कर दी, 10,000 करोड़ रुपए जिसके लग गए, बांध जिसके बन गए। और जब 10 साल से केंद्र के अंदर सरकार थी और वसुंधरा जी ने इस योजना को बनाया था, उसको इन लोगों ने पूरा नहीं किया और आज इस प्रकार की बात कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव और उपचुनाव से भले ही कांग्रेस को निराशा मिली हो, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों में कांग्रेस भविष्य की उम्मीदों को पाल रही है। उधर राहुल गांधी भी प्रदेश को लेकर गंभीर नजर आ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले 17 दिनों में राहुल गांधी 2 बार जयपुर के दौरे पर आ चुके हैं। जयपुर से दिल्ली वापसी के वक्त फ्लाइट लेट होने पर एयरपोर्ट पर ही करीब 1 घंटे तक राहुल गांधी ने प्रदेश के नेताओं से कई अहम मसलों पर बातचीत की। काफ़ी बात रही, काफ़ी लोग जो और यात्री थे उन लोगों ने भी बात की। राहुल जी का जो इंटरेक्शन था वो मैं समझता हूँ बहुत एनर्जेटिक था और उनके आने से मैं समझता हूँ एक और मजबूती कांग्रेस को मिलेगी। काफ़ी कांग्रेस के जो निर्णय हैं, डिस्कशन है, कांग्रेस पार्टी की जो नीतियाँ हैं, उन पे भी उन्होंने आज खुल के बात की। विधानसभा सत्र जनवरी के अंत में या फरवरी की शुरुआत में होगा, लेकिन उससे पहले विपक्ष सरकार की 1 साल की नाकामियों को लेकर घेरने की तैयारी में है, जिसके लिए कांग्रेस बीजेपी सरकार के 1 साल पर उसके खिलाफ एक ब्लैक पेपर भी जारी करेगी। सत्ताधारी पार्टी है भाजपा, अपनी कामयाबी को गिनाने की तैयारी कर रही है, जश्न मनाने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस वैसे ही एक लिस्ट इनकी नाकामियों की बना रही है, वादों को याद दिलाएगी और सरकार की ओर से जो दावे किए जा रहे हैं उसकी पोल भी खोलने की तैयारी करेगी। कांग्रेस की ओर से एक ब्लैक पेपर तैयार किया जाएगा जिसमें सारे पॉइंट जारी किए जाएंगे कि पिछली सरकार के दौरान जो जन कल्याणकारी काम किए गए थे उन्हें कैसे कम किया गया और आम जन को होने वाले लाभ कैसे कैसे कम हुए हैं। देखना यह होगा कि उपचुनाव की हार के बाद में कांग्रेस किस तरह से अपने जोश को हाई करते हुए वापसी करती है और सरकार के खिलाफ माहौल बनाने में कामयाब होती है या नहीं। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और उधर दौसा में बोरवेल में गिरे 5 साल के मासूम आर्यन को बचाने की कवायद लगातार जारी है। आखिरकार अपडेट क्या है, इसे लेकर हम सीधे दौसा का रुख कर लेंगे, जहां पर हमारे सहयोगी आशीष हमें बताएंगे कि आखिरकार क्या कुछ चल रहा है वहां पर। आशीष, क्या अपडेट है दौसा से? क्या कहां तक सफलता मिल पाई है? वहां टीमें लगातार लगी हुई हैं, कोशिश यही है कि आर्यन को बचाया जाए। बचाने के लिए प्रयास जारी है। हर किसी की कोशिश एक ही है कि आर्यन को से कुशल बाहर निकाला जाए। ये जो टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें नजर आ रही है बोरवेल के ये हैं, यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। तस्वीरों में आप देख सकते हो एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। एक रस्सी को डाला जा रहा है, रस्सी के माध्यम से कोशिश की जा रही है कि जो बच्चा है वो इस रस्सी को एक बार पकड़ ले, ये कोशिश की जा रही है। साथ ही सीसीटीवी भी इसमें स्थापित किए जा रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं ताकि बच्चे के मूवमेंट पर नजर रखी जा सके। ये इसका अपडेट है कि यहाँ सीसीटीवी के जो मैकेनिक है वो मौके पर पहुंच चुके हैं और सीसीटीवी का जो वायर है वो बोरवेल के अंदर डाला जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है।
दौसा के कलेक्टर देवेंद्र कुमार भी मौके पर पहुंच चुके हैं। यानी यूं कहा जा सकता है कि दौसा का पूरा प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है। आप तस्वीरों में देख सकते हो, ये बोरवेल से थोड़ा सा कुछ दूरी पर एक गड्ढा खोदा जा रहा है। जिस तरह बांदीकुई में हादसा हुआ था तो वहां भी पैरेलल एक गड्ढा खोदा गया था और उसके माध्यम से उस बच्ची को सकुशल बाहर निकाला गया था। ऐसे में उसी उद्देश्य के साथ काफी दूरी से गड्ढा खोदा जा रहा है और पैरेलल बोरवेल तक खोदा जाएगा, ये कोशिश की जा रही है। दूसरा जो प्रयास है वो ये है कि सीधा बोरवेल के अंदर से ही ऐसे संसाधन इसके अंदर डाले जाएंगे ताकि बच्चा उनको पकड़ ले और उसको बच्चे को एक तरीके से पकड़ के लाने के बाद उसको ऊपर ला जाए, ये भी कोशिश की जाएगी। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आर्यन को बचाने के लिए पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ पर मौजूद है। आसपास के गांव के लोग यहाँ पर मौजूद है। हर कोई यही दुआ कर रहा है कि आर्यन को बचाया जाए। हर किसी की उम्मीद, हर किसी का प्रयास, हर किसी की कोशिश यही है कि आर्यन को सकुशल बचाया जाए और इसी के लिए दुआओं का दौर शुरू हो चुका है। एक तस्वीर हम आपको दिखा रहेंगे, ये आर्यन का मकान है और इसी मकान के पास देखो तो इनके जो परिवारजन है, आसपास के जो लोग हैं वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हर किसी की उम्मीद यही है कि आर्यन को सकुशल जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए और छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हो जो गांव की जो महिलाएं हैं, घर की जो महिलाएं हैं और आर्यन के साथ खेलने वाले छोटे छोटे बच्चे हैं, वो सब यहाँ पर मौजूद है। हर किसी की एक ही उम्मीद है कि आर्यन को सकुशल बाहर निकाला जाए, उसको जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए, वो अपनों के बीच आ सके, ये कोशिश की जा रही है। इसके लिए पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ पर मौके पर मौजूद है। एनडीआरएफ की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। कुछ ही देर बाद यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचेगी और उससे पहले यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। प्रशासन की बात करें तो कलेक्टर और पुलिस के अधिकारियों की बात करें तो लालसोट के एडिशनल एसपी दिनेश अग्रवाल, नांगल के डीएसपी चारुल गुप्ता सहित सभी अधिकारी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको काफी तेज किया जाए। एम्बुलेंस की गाड़ियां काफी यहाँ पर मौके पर मौजूद है जो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आ रही हैं और ऑक्सीजन सप्लाई बोरवेल में काफी समय से करीब 2 से 3 घंटे से लगातार जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो बोरवेल के अंदर दी जा रही है ताकि बच्चा सकुशल रहे। और बच्चे को ड्रैगन लाइट के माध्यम से देखा गया है तो बच्चा पूरी तरह मूवमेंट भी कर रहा है और उसकी जो आंखें हैं वो टिमटिमा रहा है। नीचे बताया जा रहा है कि बोरवेल में कुछ घर का एक बर्तन गिर गया था और उस बर्तन जो बोरवेल में फंसा हुआ है और उसी बर्तन के ऊपर जो आर्यन है वो बैठा हुआ है और बिल्कुल किसी प्रकार की फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात यह है कि क्योंकि काफी गहराई में वो फंसा हुआ है, 100 से भी अधिक गहराई हो सकती है, यानी 100 से 150 फीट की गहराई में वो फंसा हुआ है क्योंकि पूरा बोरवेल 150 फीट का है और 100 फीट से ज्यादा के गहराई में वो फंसा हुआ है। ऐसे में आर्यन को बचाने के लिए प्रयास काफी तेज किए जा रहे हैं और क्योंकि इतनी गहराई अधिक होने के कारण कठिनाइयां भी आएंगी, परेशानियां भी आएंगी, लेकिन सभी की उम्मीद है कि इतनी भी कठिनाइयां हैं लेकिन बच्चा सुरक्षित बाहर आ जाए, यह दुआ सभी लोगों की ओर से की जा रही है। और अब बोरवेल की आप लगातार जो तस्वीरें हैं वो देख पा रहे हो, सभी लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं वो दुआ कर रहे हैं। जो भी टीवी स्क्रीन पर जो खबर देख रहे हैं बिल्कुल आशीष नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो कोशिशें की जा रही हैं कि आखिरकार आर्यन को निकाला जा सके सकुशल, इसके लिए बाकायदा पुलिस प्रशासन की टीमें हैं, इंतजाम किए गए हैं, एसडीआरएफ है वहां पर और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इस बच्चे को बाहर निकाला जाए और इसके लिए एक पैरेलल गड्ढा भी खोदा जा रहा है कि तमाम इंतज़ाम जो किए जा रहे हैं और तमाम कोशिशें जो की जा रही हैं उनके बीच दुआओं का भी एक बड़ा रोल है। लोग भी यहाँ पर लगातार ये प्रार्थना कर रहे हैं कि ये मासूम बच्चा जो है अब वो सकुशल बाहर आ जाए। कोशिशें फ़िलहाल जारी हैं, हालांकि अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है, लेकिन पुलिस प्रशासन की ओर से, एसडीआरएफ की ओर से तमाम उपकरण यहाँ पर लगा दिए गए हैं। कोशिश लगातार जारी है। गड्ढे के भीतर सीसीटीवी कैमरेज डाले गए हैं, सीसीटीवी का कैमरा जो है वो अंदर तक पहुंचाया गया है जिससे बच्चे की गतिविधि पर नजर रखी जा सके। हालांकि उससे बात करने की भी कोशिश की जा रही है। लापरवाही का अंजाम देखिए किस तरीके से मासूम जो है वो बोरवेल में गिर गया। नानी कर रहे थे खेत में, वो मेरे पीछे पीछे चले गए थे। मैं जाके मैं तो खुरपन ऐसे कर रहे थे, वो पाछे में मुड़ के जाके फिर मुड़ के जाके ना उसका पाँव इधर हो गए। मैं तो खुरपिया को छोड़ के भाग छुटी, मैं भागी ना, मेरे हाथ आए नहीं। फिर मैं पुकारा, फिर मैंने देवर से किया, फिर देवर ने इसका बाइक ने फ़ोन करे, फिर बाई ने
सारे प्रशासन को फ़ोन कर दिया, फिर वो आ गए। और अब बहरोड की बात करेंगे, जहां पर बहरोड की घनी आबादी में पैंथर घुसने से लोगों को घरों से बाहर निकलने से भी परहेज करते देखा गया। हर कोई दहशत में था कि कहीं खूंखार पैंथर उनके घर में नहीं घुस जाए। हुआ भी यही, लेकिन पहले से मुस्तैद वन विभाग की टीम ने जाल बिछाया, पैंथर को फिल्मी स्टाइल में पकड़ लिया गया। रिपोर्ट देखिए। जब कस्बे में घुस गया पैंथर, डर के साए में बीते 10 घंटे, लुका छिपी के बाद पकड़ा गया पैंथर। बहरोड के जैतपुर सबलपुरा मोहल्ले में ज्यादातर लोग अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे कि तभी पैंथर के आने की खबर ने पूरे इलाके में खलबली मचा दी। देखते ही देखते पूरे इलाके में ये खबर फैल गई और लोग पैंथर को देखने खेतों की तरफ दौड़ पड़े। लोगों के शोरगुल से पैंथर घबरा गया और खेतों में इधर उधर दौड़ने लगा। लोगों से बचने के लिए भागते भागते पैंथर कॉलोनी में घुस गया और इसके बाद शुरू हुआ लुका छिपी का खेल। पैंथर अपनी जान बचाने के लिए एक घर से दूसरे घर में छिपने की जगह ढूंढने लगा, तो उधर पैंथर के हमले से बचने के लिए कुछ लोग घरों में कैद हो गए। जो लोग बाहर थे वो पैंथर से बचने के लिए सड़कों पर दौड़ते नजर आए। इस बीच वन विभाग की टीम और पुलिस जाब्ता भी मौके पर पहुंच गया। पैंथर को ट्रैंकुलाइज करने की कवायद शुरू हुई, लेकिन इंसानों से खतरा भांपकर पैंथर लगातार इधर उधर खंडहरों में दौड़ता रहा और आखिरकार करीब 10 घंटे बाद पैंथर को ट्रैंकुलाइज करने में सफलता मिली। लेकिन तब तक स्थानीय लोग पैंथर की दहशत के चलते घरों में कैद रहे। जब शाम को पैंथर ट्रैंकुलाइज होने की जानकारी मिली तो पैंथर को देखने के लिए मौके पर फिर से भीड़ उमड़ पड़ी। लुका छिपी के बाद आखिरकार पैंथर की दहशत तब खत्म हुई जब वन विभाग की टीम उसे पिंजरे में डालकर अपने साथ ले गई। ये एक मेल लेपर्ड है और लगभग 6 से 7 साल इसकी उम्र है और देरी इसलिए हुई क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी और जो जगह पे था संबलपुरा, शायद जगह का नाम था, बहरोड में जगह थी, जैतपुरा सबलपुरा, तो वहाँ पब्लिक बहुत ज़्यादा थी और पुराने खंडर काफ़ी थे। 2 बार इसने जगह चेंज कर ली, खंडरों में काफ़ी दिक्कत आई, लेकिन फिर भी पुलिस, हमारे वन विभाग की टीम, पूरे बहरोड पूरा स्टाफ, हमारी सरिस्का की टीम, सब ने अपने प्रयास किए, मीडिया वालों ने सपोर्ट किया, आम जनता में कई लोग थे सपोर्ट करने वाले, सबने अच्छा सपोर्ट किया, फाइनली इसको पकड़ लिया। ये लेपर्ड आया कहाँ से? क्या सरिस्का से निकल गया फिर आसपास क्षेत्र से है? ये आसपास ही पहाड़ियों से आया। ये पत्ता सिंह की पहाड़ी लोग बता रहे हैं कि मूवमेंट पहले भी था। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में जिस तरह से लोग लापरवाही से पैंथर के साथ इधर उधर दौड़ लगा रहे थे, ये लापरवाही बड़े हादसे का सबब बन सकती थी। पैंथर से लोग जितने भयभीत थे, पैंथर भी उतना ही भयभीत था और भीड़ की लापरवाही के चलते ही ये पैंथर खेतों से कॉलोनी में आने को मजबूर हुआ। बहरहाल अंत भला तो सब भला। पिंजरे में कैद ये पैंथर अगर इंसानी भाषा बोल पाता तो शायद इसके शब्द ये होते, ये मंजर, ये शहर भुला ना पाऊंगा, मैं जा रहा अब लौट कर न आऊंगा। न्यूज़ 18 के लिए बहरोड से नितिन तिवारी की रिपोर्ट। और इसी बीच चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर, जहां पर कांस्टेबल ने साथी महिला कांस्टेबल को गोली मार दी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है चित्तौड़गढ़ से, जहां एक कांस्टेबल ने अपनी ही साथी महिला कांस्टेबल को गोली मार दी और फिर कांस्टेबल ने खुद को भी गोली मार दी है। दोनों उप जिला स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती हैं और गंभीर हालत में दोनों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। मामले की जांच फिलहाल पुलिस कर रही है। बेगू पुलिस मामले को लेकर जांच कर रही है। चित्तौड़गढ़ के बेगू इलाके से बड़ी खबर है। बेगू थाना इलाके में बड़ी जानकारी आ रही है। कांस्टेबल ने पहले एक महिला कांस्टेबल को थाने की गोली मारी, उसके बाद खुद पर फायर किया, खुद को भी गोली मारी। दोनों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। पहले स्थानीय अस्पताल में ले जाया गया था, लेकिन गंभीर हालत को देखते हुए इन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज़ 18 राजस्थान पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। चित्तौड़गढ़ के बेगू थाना इलाके में एक कांस्टेबल ने महिला कांस्टेबल को गोली मारी है और खुद को भी गोली मार ली। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पीयूष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, क्या अपडेट है इस मामले को लेकर के?
जी देखिए, पूरा बेगू क्षेत्र का मामला है जहां पर एक प्रोबेशन जो हेड कांस्टेबल था उसने एक महिला जो है साथ में ही काम करने वाली महिला को गोली मार दी और फिर उसके बाद खुद को भी गोली मार ली है। पहले वहां पर बेगू क्षेत्र में ही उपचार के लिए ले जाया गया था, जिसके बाद इन्हें वहां से जिला चिकित्सालय के लिए लाया गया है जहां उनका उपचार जारी है। जी, लेकिन पीयूष, ये जानकारी मिल पाई कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी? क्यों महिला पुलिसकर्मी को गोली मारी हेड कांस्टेबल ने और फिर उसके बाद अपने आप को गोली मारी? जी देखिए, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जो है ये है कि दोनों की क्वार्टर आसपास हुआ करते थे और दोनों के बीच में कहीं ना कहीं प्रेम के संबंध थे और जहां पर अनबन होने के बाद इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल इन दोनों का उपचार जो है जिला चिकित्सालय में जारी है। महिला जो कांस्टेबल है उसकी हालत जो है गंभीर बताई जा रही है। जी, तो पुलिस की ओर से कोई बयान दिया गया, कोई जानकारी आधिकारिक तौर पर दी गई है, कैसे उनका स्वास्थ्य है? जी देखिए, एकाएक इतनी बड़ी घटना जो हुई है उसको लेकर पुलिस जो है सबसे पहले दोनों की उपचार कराने में के लिए आई है, जिसके बाद इनसे पूछताछ में सामने आएगा कि आखिरकार घटना किस तरह से हुई और क्या सारे जो घटनाक्रम रहा है। जी, बहुत शुक्रिया पीयूष, नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। वहीं कांग्रेस के खेमे से खबर है जहां पर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर का एक बड़ा बयान सामने आया है। सचिन पायलट को लेकर के धीरज गुर्जर ने बड़ी भविष्यवाणी की है। कहा है कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे। पुणे के कार्यक्रम में यह बड़ा बयान धीरज गुर्जर की तरफ से दिया गया और अब यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सभा को संबोधित करते हुए धीरज गुर्जर ने कहा कि आज हमारे नेता सचिन पायलट हैं। अगर हिंदुस्तान के इतिहास में कोई गुर्जर मुख्यमंत्री बनेगा तो वो सचिन पायलट है। क्या कुछ कहा, सुनिए। अपना बचपन नेता के रूप में है, अगर काल मौका आई तो हिंदुस्तान के इतिहास में कोई मुख्यमंत्री अगर बन जाएगी तो वह नेता को नाम सचिन पायलट हो। और जब मुख्यमंत्री कोई नहीं आज हिंदुस्तान का अंदर या हर जाति का मुख्यमंत्री बन गया, उधर समाज को आज तक नंबर ना आयो है, तो वह समाज के अंदर भी आपने पहचान करनी पड़ेगी कि कोई खुद के साथ खड़ोत को है और कोई आपका वोट लेकर आपको गद्दारी करियो है। इस बात के ऊपर भी आपने जीवन के अंदर ध्यान देना पड़ेगी ताकि आप लोग इस बात की पहचान कर सको। उधर प्रतापगढ़ के वेलोसिटी इलाके में आज माताजी की प्रतिमा खंडित होने के बाद इलाके में तनाव फैल गया। इस दौरान बड़ी संख्या में इलाके में महिलाएं, हिंदू संगठनों के पदाधिकारी मौके पर इकट्ठा हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची, लोगों से समझाइश की गई। मौके पर नई प्रतिमा स्थापित करने के बाद मामला शांत हुआ। लोगों ने भूमाफियाओं पर मूर्ति को खंडित करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। कोतवाली के थानाधिकारी दीपक बंजारा ने जानकारी दी कि शहर के वेलोसिटी इलाके में प्रवेश द्वार पर बने चबूतरे पर माताजी की प्रतिमा को अज्ञात लोगों ने खंडित किया। इससे इलाके के लोग आक्रोशित हो गए। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस भी गई और स्थिति को नियंत्रण में किया गया। दिन में वेलोसिटी कॉलोनी में जो मूर्ति टूटने की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें पुलिस और प्रशासन हम मौके पर पहुंचे हैं। एक चबूतरा महीने भर पहले बना हुआ था, उसको लेके कोई रास्ते को लेके कोई विवाद भी था। मौके पर पहुंच के एक बार मूर्ति स्थापित भी करवाई हमने और प्रकरण दर्ज कर इसमें जांच की जाएगी कि ये कृत्य किसके द्वारा किया गया और आगे अनुसंधान किया जाएगा इसमें। उदयपुर में आज ही द आर्टिस्ट हाउस को बम से उड़ाने की धमकी मिलने का सनसनीखेज मामला सामने आया। दरअसल आर्टिस्ट हाउस के संचालकों ने सुबह सूरजपुर थाना पुलिस को इसे लेकर सूचना दी कि रात को करीब 2:45 पर उनके मेल पर एक धमकी भरा मैसेज आया जिसमें आर्टिस्ट हाउस को सुबह 9:30 बजे बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इस पर सूरजपुर पुलिस डॉग स्क्वाड के साथ बीडीएस टीम मौके पर भी पहुंची और पुलिस की टीमों ने करीब 4 से 5 घंटे तक सर्च किया, लेकिन यहां पर कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। और इस दौरान आर्टिस्ट हाउस के 10 रूम में ठहरे मेहमानों को बाहर निकाला गया। आर्टिस्ट हाउस से कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिलने पर पुलिस की टीम और संचालकों ने राहत की सांस ली है। एक बम के मिलने का, जिस पर हमारे यहाँ पे जो बम डिस्पोजल स्क्वाड है, जिसमें कि बम को डिस्पोज करने के मामले में विशेषज्ञ हैं, उनकी स्पेशलाइज ट्रेनिंग होती है, वो टीम वहाँ पर पहुँची थी और उस टीम ने एक NLJD होता है, नॉन लीनियर जंक्शन डिटेक्टर, एक ED होता है, एक्सप्लोसिव डिटेक्टर, और दूसरे कुछ और इक्विपमेंट्स होते हैं, प्लस हमारे ट्रेन डॉग होते हैं। उनकी मदद लेकर के पूरे इलाके को वहाँ अच्छी तरीके से थॉरली देखा गया है। मैं इन्होंने बॉम्ब का मतलब रखने का ऐसा उन्होंने बोला है, तो उसके लिए हमने सुबह मॉर्निंग में ही ना थाने में इन्फॉर्म कर दिया है। जो हमारा नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है सूरजपुर थाना, वहाँ पे हमने इन्फॉर्म कर दिया है। बहुचर्चित सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़े और लॉरेंस गैंग के कुख्यात अपराधी अरशद को चूरू की दूधवा खरा थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसे सोमवार को कड़ी सुरक्षा में कोर्ट में पेश कर 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। दरअसल दूधवा खरा थाना अधिकारी रतनलाल ने जानकारी दी है कि सरदार शहर के बुकलसर गांव निवासी अरशद को पंजाब की तरनतारन जेल से
प्रोडक्शन पर पुलिस लेकर के आई है। अरशद सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मामले में पंजाब की जेल में बंद था। थाना अधिकारी ने बताया कि अरशद को उसे गत 10 अक्टूबर को आर्म्स एक्ट में दर्ज एक मामले में गिरफ्तार किया गया है। मुकदमा नंबर 107/24 13/10 को दर्ज हुआ था, जिसमें हमने 3 कारतूस और एक स्कॉर्पियो गाड़ी, शाहरुख बहादुर नाम का लड़का है जो गैंगा सर का है, उसको हमने गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया था। और उसकी पूछताछ में हमारे सामने ये चीज़ आई कि अरशद है जो पहले से पंजाब जेल में है और उसने उसके साथ में मोबाइल पे बातचीत करके उसने कोई आपस में बात करके और ये हैंडलिंग कराई। उधर डीडवाना जिले के कुचामन शहर में रोहित गोदारा के जरिए 5 व्यापारियों से फिरौती मांगने के मामले में पुलिस ने 4 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। इन आरोपियों पर कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर आज कुचामन शहर के बाजार बंद रहे। व्यापारियों की तरफ से प्रदर्शन किया गया। बाजार बंद के साथ ही व्यापारियों ने उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। उचित कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया। कुचामन में 28 से 30 नवंबर तक अलग अलग 5 व्यापारियों से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रोहित गोदारा की तरफ से व्हाट्सएप कॉल और वॉइस मैसेज के जरिए करोड़ों की फिरौती मांगी गई है, जिससे इलाके के व्यापारी आक्रोशित हैं। समय से हम देख रहे हैं कि जो शिक्षा नगरी के रूप में पूरे राजस्थान में नहीं पूरे भारत में जो अपनी अमिट छाप कुचामन ने छोड़ी है, उसकी शांति और सौहार्द के ऊपर लगता है जैसे कोई ग्रहण सा लगा है। और जो अनैतिक व्यापार इनके द्वारा किया गया है और इनकी जो अवैध संपत्तियां इस कुचामन शहर के अंदर है, उनको राज हक में जब्त किया जाए और उनको जो अवैध निर्माण है उनको ध्वस्त किया जाए। ये हमारी कुचामन शहर की तरफ से, समस्त कुचामन शहर की तरफ से प्रमुख मांग है। एक चीज बताता हूँ, हमारे मारवाड़ी में कहते हैं हिलेड़ी मिनकी पाछे आएगी शिकार करवा दे को। हाँ, मिनकी पहली ये कुचामन ने लूट लेगी, पहली ये कुचामनो 8-10 करोड़ की फिरौती कर व्यापारी भाइयों से मिनकी लेगी। उधर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ सर्व समाज में आक्रोश है। डीडवाना में सर्व समाज के बैनर तले संतों ने भी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। हिंदुओं ने अग्रसेन भवन से लेकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय तक वाहन रैली निकाली। राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया और इस दौरान विश्व समुदाय से संतों की तरफ से इस घटना पर संज्ञान लेने, बांग्लादेश की सरकार पर भी दबाव बनाने की मांग की है। इस्कॉन के मुख्य पुजारी चिन्मय दास को तुरंत रिहा करने की भी मांग की गई। विषय है ये मात्र डीडवाना का नहीं है, संपूर्ण भारत राष्ट्र का विषय है और सभी गांव-गांव, शहर-शहर ज्ञापन दिए जा रहे हैं। और ये विषय है कि शेख हसीना के हटने के बाद बांग्लादेश की जो स्थिति हुई है, जहां हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, माँ बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, मारा काटा जा रहा है, ये भारत सरकार से छुपा हुआ नहीं है। तो भारत सरकार इस विषय को गंभीरता से लेकर वहाँ कोई कार्रवाई करे या वैश्विक स्तर पे अन्य जितने मानवाधिकार आयोग है, अन्य राष्ट्र आज कहाँ जाके बैठे हैं। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं को टारगेट करके उनके घरों को जलाया जा रहा है, वहाँ हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, हमारे हिंदू समाज के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, इस सब के खिलाफ हम सर्व समाज जो हिंदू समाज है तो इकट्ठा होकर जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को हमने ज्ञापन दिया है और हमने मांग की है कि इस तरह के जो हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं वो बंद होने चाहिए। तो राजस्थान में एमबीसी वर्ग के लिए देवनारायण गुरुकुल योजना के तहत प्रतिवर्ष 500 छात्र छात्राओं को एडमिशन दिया जाता है, लेकिन धरातल पर यह योजना खोखली साबित हो रही है। इस योजना की पोल दौसा में उस वक्त खुली जब गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक और बीजेपी के नेता विजय बैंसला दौसा में देवनारायण गुरुकुल योजना के तहत अधिकृत स्कूल का दौरा करने के लिए पहुंचे और यहां पर इस योजना के तहत कुछ विद्यार्थी पढ़ाई करते मिले। अधिकतर विद्यार्थी अपने घरों पर ही होने की जानकारी मिली। हैरान कर देने वाली बात तो तब सामने आई जब इस योजना के तहत अभी तक विद्यार्थियों का प्रवेश ही नहीं दिखाया गया। यानी इस शिक्षा सत्र का मिड टर्म एग्जाम इस महीने में शुरू हो रहा है। इसके बावजूद भी देवनारायण गुरुकुल योजना के तहत छात्र छात्राओं का एडमिशन नहीं हुआ। उसमें मतलब एक लेवल की अगर दें तो 50,000 में सर 10 महीना मतलब कितना पैसा चाहिए सर? तकरीबन बड़ी चीज़ जो समझ में, हम थोड़े दिन पहले रिव्यू मीटिंग भी करके आए थे देवनारायण बोर्ड की, वहाँ पर भी पता चला था। मैंने कहा धरातल में आकर के देख लो वाकई में ऐसी बात है क्या। और वाकई में बात यह है कि अभी तक एडमिशन ही नहीं हुए, सत्र आधा निकल चुका है। मिड टर्म कब शुरू हो रहे हैं? 14 से सर 14 तारीख से मिड टर्म शुरू होने वाले हैं। जो बच्चा अगर कल भी आप एडमिशन दोगे मिड टर्म कैसे देगा?
तो वहीं सुजानगढ़ स्थित राष्ट्रीय जाट महासभा के प्रदेश कार्यालय में बाड़मेर के पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी का स्वागत किया गया। प्रदेश के मुख्य संयोजक धर्मेंद्र कीलका के नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ, जहां सोनाराम ने कहा कि केंद्र सरकार को जल्द से जल्द किसानों के लिए एमएसपी गारंटी कानून बनाकर लागू करना चाहिए। पूरे अन्याय हो रहा है और उसका छोटा सा एग्जाम्पल भी कह रहे थे धर्मेंद्र जी कि यहाँ पर जो जिसमें कुछ भाषण देते हैं एमएसपी जिसकी बात कर रहे हैं, उसके लिए काफ़ी अभी संघर्ष कर रहे हैं पंजाब वाले या वाले किसान भी, उनको भी करना चाहिए क्योंकि जो एमएसपी की जो है न्यूनतम मूल्य के भाव की जो है। उधर भारतीय इतिहास संकलन योजना के राष्ट्रीय संगठन मंत्री डॉक्टर बाल मुकुंद पांडे ने कहा है कि भारत के इतिहास के पुनर्संकलन की आवश्यकता है, क्योंकि हम जो इतिहास पढ़ रहे हैं वो दुराग्रह पूर्वक तथ्यों से छेड़छाड़ करके निर्मित किया गया है, साथ ही हीन भावना विकसित करने का एक टूल है। संघ प्रचारक रहे डॉक्टर बाल मुकुंद पांडे ने कोटा में एक संगोष्ठी में शिरकत करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए बातें कही। और इसीलिए सिंघों के माध्यम से हम कहते हैं अहम दंडोष्मी अहम दंडोष्मी, राजा भी हमारा दंड से दूर नहीं है तो हमारे राजतंत्र खड़ा होता है। और इसीलिए सिंघों के माध्यम से हम कहते हैं अहम दंडोष्मी अहम दंडोष्मी, राजा भी हमारा दंड से दूर नहीं है। तो देश में बने हुए जितने मुस्लिम मॉन्यूमेंट हैं वो सारे के सारे हिंदुओं के हैं। ये दो तरफा कानून नहीं चलेगा। एक तरफ भी आप चित्त भी पट और आप पट भी आप की जमीन, अगर उदय प्रताप विश्व महाविद्यालय की जमीन अगर हमारे घर की जमीन सब वक्फ बोर्ड की है तो देश में बने हुए जितने मुस्लिम मॉन्यूमेंट हैं वो सारे के सारे हिंदुओं के हैं। ये दो तरफा कानून नहीं चलेगा। एक तरफ भी आप चित्त भी पट और आप पट भी आपकी। झुंझुनू में कुंभाराम लिफ्ट परियोजना के तहत मिलने वाले पानी में कमी होने से अब समस्या बढ़ गई है। झुंझुनू शहर में वार्ड संख्या 2, 42, 43, 44, 45 समेत लगभग पूरे शहर में मलसीसर डैम से होने वाली पानी सप्लाई बाधित हो गई है। हालात यह है कि एक दिन छोड़कर एक दिन पानी देने की बात होने के बावजूद 15 दिनों से पानी नहीं मिल रहा। आज पार्षद मकबूल हुसैन के नेतृत्व में 5 वार्डों के लोग जिला कलेक्टर से मिले, मलसीसर डैम को तारानगर से पूरा पानी दिलाने की मांग की। मुख्यतः वार्ड नंबर 2, 42, 43, 44, 45 व लगभग संपूर्ण शहर में पिछले 15 दिनों से पीने के पानी की भारी किल्लत और समस्या हो रही है। लोगों को पीने के लिए पानी भी जो है वो पूरा नहीं मिल रहा है। इसलिए जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। हम 5 वार्ड के प्रतिनिधि आए हैं और जनता साथ ही। हनुमानगढ़ टाउन की आर्य समाज की कार्यकारिणी का विवाद बढ़ रहा है। दरअसल टाउन के आर्य समाज मंदिर की दुकानों को लेकर आर्य समाज की 2 कार्यकारिणियां बनी हुई है। दोनों ही कार्यकारिणी खुद को असली बता रही हैं और इसी बीच एक गुट ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आरोप लगाया कि आर्य समाज मंदिर हनुमानगढ़ टाउन की दुकानों पर कब्जा करने के लिए दुकानदारों ने एक फर्जी कार्यकारिणी बना ली, जबकि उनकी कार्यकारिणी कानूनी रूप से असली है। जो सभी कनेक्शन आर्य समाज मंदिर के नाम से है। से एक बार अस्थायी रूप से दुकान खाली करा के पुनर्निर्माण करके उन्हीं को दुकान देने का विषय हमने रखा था उनके सामने, लेकिन क्योंकि उनकी बदनीयती है, वो दुकान पर कब्जा करके रखना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ये दूसरे असामाजिक तत्वों से मिलकर एक फर्जी कार्यकारिणी का निर्माण करके आर्य समाज पर अपने कब्जे को स्थायी रूप से करने का उन्होंने प्रयास किया है। और केवल दुकानदारों से दुकान खाली करवाने या किराया बढ़ाने के विवाद को लेकर ये सारा विषय उत्पन्न हुआ है। आगे आर्य समाज के सभी सदस्य जो भी प्रशासनिक और कानूनी अवधारणाएं जो हम पर लागू होगी उनका पूर्णतः पालन करेंगे। किसी प्रकार की अशांति या व्यवस्था आर्य समाज फैलाना नहीं चाहता। बाड़मेर जिले में डेंगू के केस दिसंबर में भी सामने आ रहे हैं, जबकि साल के आखिरी महीने में सर्दी की वजह से डेंगू के मामले बहुत कम हो जाते हैं, लेकिन पिछले 10 दिनों में करीब 50 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। बाड़मेर जिले में कुल केस 381 पर पहुंच गए। वहीं बालोतरा में भी 151 मामले मिले हैं। जिले में मलेरिया के केस भी करीब 400 के पास पहुंच गए हैं। सीएमएचओ संजीव मित्तल ने बताया है कि डेंगू के केस सर्दी की सीजन में बहुत कम होते हैं, लेकिन इस बार दिसंबर के महीने में नए मामले लगातार सामने आ रहे हैं। 4-5-6 केसेस डेली के हमारे केसेस निकल रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो डेंगू के केसेज हैं वो रूरल एरिया से नहीं आ रहे हैं, वो ज़्यादातर केसेज अर्बन एरिया से आ रहे हैं।
और मैं अगर डाटा की बात करूं तो डेंगू के केस नवंबर तक हमारे 331 का डाटा था, जो कि आज की तारीख में 381 का डाटा हमारे पोर्टल पे शो हो रहा है।